जयगढ़, जयपुर का किला है ना, जयगढ़ का किला, आमेर का किला हो गया था, जयगढ़ की शुरुआत हुई थी, है ना। जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह। किसने करवाया? जय सिंह। ठीक है। कुछ किताबों में आपको मान सिंह मिलेगा, क्या मिलेगा? मान सिंह, लेकिन उत्तर क्या है? जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। और बस एक लाइन लिखी थी, देखना, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, इसके नीचे एक लाइन लिखो, इसको आधुनिक स्वरूप, इस किले का आधुनिक स्वरूप, इसको आधुनिक स्वरूप सवाई जय सिंह ने दिया। आधुनिक स्वरूप देने का क्रेडिट किसको जाता है? सवाई जय सिंह। स्टार्टिंग किसने करवाई? मिर्जा राजा जय सिंह। जय, पहले जय सिंह थे, मिर्जा राजा, है ना? सुमन, कैसे पेपर कैसे हुआ दे रहे हैं? 400 कितने, 36 हैं? 38। चलो बढ़िया, हो जाएगा आराम से। पेपर टफ था अब की बार। कौन से, फर्स्ट में था या सेकंड में? फर्स्ट में था या सेकंड शिफ्ट में? फर्स्ट में था। हाँ, फर्स्ट वाला थोड़ा सा ठीक था, सेकंड वाला थोड़ा हार्ड था, है ना। 436। अभी कब डेट कब है? 27 से लिस्ट आ जाएगी, हो जाएगा आराम से। देखो इसमें अलग अलग है ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब देखो, मिर्जा अलग है, हाँ, मिर्जा राजा, है ना, दोनों साथ में, और सवाई अलग है, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। ठीक है। हाँ, ये औरंगजेब के समय। हाँ, सवाई जय सिंह दो थे, नहीं एक को थे, एक को थे, मिर्जा राजा औरंगजेब के समय, वो ये सवाई जय सिंह थे, है ना। और उसके बाद में जब उत्तर मुगल काल पढ़ोगे आप, उत्तर मुगल काल पढ़ोगे, उसमें आपको मिलेगा सवाई जय सिंह सेकंड, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, ये आपकी हिस्ट्री है ही नहीं। एक लाइन और लिखो इसमें, सवाई जय सिंह हो गया। इसको आधुनिक स्वरूप किसने दिया? किले को सवाई जय सिंह। अब इसमें लिख दो आप, सिर्फ क्या नाम है, निर्माण ही लिखा है ना। हाँ बस, अगला पॉइंट लिखो, इस किले की विशेषता। ये रहस्य है, इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने किया, है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जयगढ़। क्या बोलते हैं? जयगढ़। और इसको जो वर्तमान स्वरूप है वो किसने दिया? सवाई जय सिंह। अब इस किले की क्या क्या विशेषताएं हैं? ये किला कैसा है? लिखो, रहस्यमय दुर्ग है। ये दुर्ग रहस्यमय किला कहलाता है, ऐसा लिखो, रहस्यमय किला कहलाता है। देखो, इस किले के अंदर जाने की अनुमति या तो राजाओं को थी या फिर उनके प्रधान सेनापति को थी, बाकी इस किले के अंदर एंट्री नहीं थी। 1976 1976 के बाद इंदिरा गांधी ने, है ना, और ऐसा कहा जाता है कि कछवा राजवंश, जयपुर के अंदर कौन सा राजवंश है? कछवा राजवंश का इस किले के अंदर खजाना रहता था। क्या रहता था? खजाना रहता था, इसलिए इस किले को बंद कर रखा था। 1976 के अंदर, 1976, कई किताबों में 75 मिलेगा, तो 76 आपको याद करना है। 76 के अंदर इंदिरा गांधी ने इस किले के द्वार खुलवाए और पब्लिक के लिए इस किले को खुलवाया, और यहाँ से जो भी खजाना था वो पब्लिक के सामने लाया। तो इस किले को क्या कहा जाता है? रहस्यमय दुर्ग। लिखो, इस दुर्ग में जयपुर के शासक और सेनापति को जाने की अनुमति थी, है ना। इस किले के अंदर
जयपुर के राजाओं को और सेनापति को जाने की क्या थी? अनुमति। कंटिन्यू लिखेंगे, है ना। 1976 में 1976 1976 में इंदिरा गांधी द्वारा इस किले के खजाने को उजागर किया। इस किले के खजाने को क्या किया? उजागर किया, है ना। तो ये बात जरूर याद रखें, रहस्यमय किला था, है ना। एक लाइन और लिख दो इसमें, अगली लाइन में, कछवा राजवंश तो कछवा राजवंश की कुल देवी कौन सी देवी हैं? कौन सी हैं? जमवार माता। सिसोदियों की बाण माता। कौन सी हैं? राठौड़ों की नागणेशी माता। कौन सी माता है? नागणेश माता। चलो, और भरतपुर के जाटों की राजेश्वरी देवी। कौन से किले में मंदिर है? लोहागढ़, है ना। लोहागढ़ पर 5 बार आक्रमण किसने किया? लॉर्ड लेक ने। ठीक है। तो लिखो इस किले में कछवा राजवंश, क्या लिखा है? हाँ हाँ, कछवा देवी नहीं लिखनी। अच्छा, हाँ, वो जमुआ है माता, आप साइड में लिख दो पहले। कछवा राजवंश का खजाना कछवा राजवंश का खजाना इस दुर्ग में रहता था तथा कैद खाने के लिए इस्तेमाल होता था। तथा यह किला किसके लिए? कैद खाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये किला कैद खाने के लिए इस्तेमाल होता था। और एक विशेषता लिखो अगली। देखो, ये जो किला है, एक तो नागौर का किला और एक ये किला, है ना। इन दोनों किलों में जल व्यवस्था, जल पद्धति या मुगल काल की सबसे बढ़िया वाटर मैनेजमेंट की जो पद्धति है वो इस किले की बहुत बढ़िया है ना। ऊपर से पानी टाँकों में आता है, उसके लिए नालियाँ बनाई हुई हैं, इन्हें पूरे पानी को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछें कि कौन से किले में जल संग्रहण की उत्तम व्यवस्थाएं थी, तो कौन सा किला है? जयगढ़, है ना। यानी पूरा जल का कलेक्शन किया जाता था। और 10वीं क्लास की किताब अगर आप पढ़ोगे तो उसमें तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें, हाँ, जल संग्रहण को क्या कर दिया है? अनिवार्य कर दिया है। और असम की राजधानी दिसपुर, है ना, वहाँ पर भी क्योंकि पानी वहाँ पे खूब बारिश होती है, लेकिन वहाँ दिसपुर में पानी की समस्याएं हैं, तो वहाँ पे भी जल का कलेक्शन किया जाता है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो राजस्थान का है ना। राजस्थान के बायतू साइड से आगे जाओ, बाड़मेर जैसलमेर साइड में हर घर के अंदर बड़े 3-3 4-4 टाँके बनाए जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि पूरा बारिश का पानी स्टोरेज कर देंगे, एकत्रित कर देंगे और पूरे साल भर चलाएंगे, है ना। पशुओं के पीने के लिए अलग, बर्तन धोने के लिए, घर के काम के लिए अलग, और पानी पीने के लिए अलग। तो लिखो आगे, लिखो जल संग्रहण, जल का कलेक्शन, जल संग्रहण के लिए नालियाँ, जल संग्रहण के लिए नालियाँ और टाँकों का निर्माण किया गया है। नालियाँ और टाँकों का निर्माण किया गया है। ठीक है। और इसके अंदर एक अंत दुर्ग है जिसका नाम है
विजयगढ़ी, ये प्रश्न कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। एक तो अंतदुर्ग कहाँ है, पढ़ा था हमने, कुंभलगढ़ में। कौन सा है, कटारगढ़। कुंभलगढ़ के अंदर अंतदुर्ग का नाम क्या है, कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर कौन सा महल है, बादल महल, जिसमें किसका जन्म हुआ, महाराणा प्रताप का। कब हुआ, 9 मई 1540 के अंदर, है ना। तो विजयगढ़ी है ना, इसके अंदर अंतदुर्ग है, तो लिखो विजयगढ़ी के अंदर विशेषताओं के अंदर ही लिखना है विजयगढ़ी, फिर डैश करके आगे लिखो। लिखो इस किले में एक अंतदुर्ग है, ठीक है, जिसमें कैदियों को रखा जाता था, था। सवाई जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह, जिसको कहते थे चिमा, क्या कहते थे, चिमा, हाँ, बंदी। जयसिंह ने अपने भाई विजय सिंह चिमा को इसमें कैद किया था। तो विजयगढ़ी एक कैद खाने के रूप में काम करता था, ठीक है। एक अंतदुर्ग था जयगढ़ के अंदर, ठीक है। और सवाई जयसिंह ने अपने भाई किसको रखा था, विजय सिंह। एक लिखो इसके अंदर सबसे ऊंचा स्थान है जिसका नाम है दिया बुर्ज, ठीक है, जिसको कहा जाता है प्रकाश स्तंभ। दिया बुर्ज या प्रकाश स्तंभ, डैश करके लिखो विशेषताओं के अंदर ही, दिया बुर्ज या प्रकाश स्तंभ, डैश करके लिखो। किले का सबसे ऊंचा स्थान, ठीक है। और फिर लिख दो, अब बाहर आ जाओ विशेषताओं से, है ना। महल लिख दो, ठीक है, हाँ, तो अब अभी बात कर रहे हैं ना, पहले महल लिख दो, ठीक है। आनंद महल, क्या नाम है, आनंद महल। खिलवंत निवास, जिसको कहा जाता है दीवान ए खास। सुभट निवास, दीवान ए आम। बादल महल या मंदिर, महल को मंदिर कहा जाता है ना। फिर लिख दो विलास मंदिर, ठीक है, ये प्रमुख महल लिख दो। ये दोनों याद रखा, दीवाने आम और दीवाने खास के नाम है, ये सब मुगल कालीन है, नहीं मुगल काल के। दीवाने आम स्टार्टिंग से सल्तनत काल के। प्रशासनिक इकाइयाँ पूछ रहे हो आप, हाँ, इकाइयाँ वहाँ से स्टार्टिंग हुई, हाँ, एडीके के समय। फिर महल के रूप में अलग अलग मुगल काल में बने, दीवाने आम और दीवाने खास। और मुगलों से हमने सीखा, ठीक है। और ये किला है, इसमें मुगल कालीन प्रभाव झलकता है,
है ना, मुगल शैली झलकती है। जयपुर पे सबसे ज़्यादा मुगल काल का प्रभाव था, है ना। सबसे ज़्यादा मुगलों के अंडर में काम किसने किया? जयपुर के राजाओं ने, कछवा राजाओं ने। ठीक है, तो ये महल हो गया। ठीक है, चौड़ी चाल। अब लिख दो आप अन्य तथ्य। अन्य तथ्य, अन्य तथ्य में लिख दो। यहाँ पे क्या है? जय बाण तोप है, जय बाण तोप। ठीक है, हाँ, विश्व की सबसे बड़ी तोप। विश्व की सबसे बड़ी तोप मोटी थी। निर्माता सभय जैसे। ठीक है, वजन लगभग 50 टन। मारक क्षमता 32 किलोमीटर तक, चोमू तक जाता था वहाँ से। ठीक है, मतलब गोला जब दागा जाता था तब तक करीबन 22 मील यानी 32 किलोमीटर के आसपास इसकी मारक क्षमता थी। हम्म? रायगढ़ के अंदर? हाँ अच्छा, शिवाजी का रायगढ़ के अंदर, लेकिन ये सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। ये तो टेक्नोलॉजी थी, है ना, ये तो स्टार्टिंग हो गई थी टेक्नोलॉजी। बाबर ने सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया था, बाबर ने बैरा नामक किले पे, है ना। बारूद ने, ये तो आगे थे। और जब आप वैदिक काल पढ़ोगे, वैदिक काल पढ़ोगे और उससे पहले सिंधु सभ्यता पढ़ोगे, तब तक उस समय हमारे पास में जहाज थे। व्यापार किससे होता था? जहाज से होता था। तो जयसिंह द्वारा बनाया गया जयबाण तोप और जयगढ़ किला, याद रखना तीनों। जयगढ़ किले में विश्व की सबसे बड़ी तोप पड़ी है, जिसका नाम है जयबाण। क्या नाम है? जयबाण। और जिसका निर्माण किसने करवाया? सवे जैसे। एक लिख दो इसमें, लिखो इसी नीचे लाए ऐसे, नो लैथ मशीन। एक यहाँ पे मशीन पड़ी है, लैथ मशीन। लिखो तोप को घुमाने के लिए। तोप को इधर उधर लेके जाना, तो इसलिए कौन सी मशीन है? लैथ मशीन। पहियों वाली मशीन है, घुमा सकते हैं। एक तो ऐसे उठाना और एक पहियों से उठाना, है ना। मनुष्य का सबसे पहले वैज्ञानिक आविष्कार क्या है? पहिया। क्या है? मनुष्य ने सबसे पहले दिमाग लगाकर किसका आविष्कार किया? पहिए का। और पहिए का आविष्कार हुआ तो उसका काम बहुत आसान हो गया। तो पहिए वाली मशीन है लैथ मशीन। ठीक है, ये जयबाण तोप। एक ये याद रखना है कि तोप डालने का कारखाना यहाँ पे खोला गया था। तोपे बनाने का कारखाना कहाँ पे था? जयगढ़ किले में। मान सिंह ने स्टार्ट करवाया था। इसलिए कुछ किताबों में लिखा गया कि इस किले का निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने। हाँ, पहले लिखो इसमें, अगला फैक्ट लिख दो। तोप डालने का कारखाना इस दुर्ग में स्थित था। तोप डालने का कारखाना इस दुर्ग में स्थित था। तोप डालने का कारखाना इस दुर्ग में स्थित था। ठीक है, तो तोप डालने या तोप बनाने का कारखाना कौन से किले में था? जयगढ़ किले में। तो ये आपका कौन सा किला था? जयगढ़। आमेर हो गया, जयगढ़ हो गया, एक नाहरगढ़। 3-4 फैक्ट है नाहरगढ़ के अंदर। नाहरगढ़ जयपुर। देखो उपनाम, नाहरगढ़ का सबसे फेमस नाम क्या है? सुदर्शन
गढ़। अभी बीएसटीसी सेकंड शिफ्ट में शायद प्रश्न आया था, गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि था, ऐसा कुछ बताओ भाई। सुदर्शनगढ़, नाहरगढ़ को। म्यूटध्वजगढ़, मेहरानगढ़ किसको कहा जाता है? मोरध्वजगढ़, सूर्यगढ़, सूर्यगढ़ मेहरानगढ़ को कहा जाता है। किस किले को कागमुखी कहा जाता है? मेहरानगढ़। किले दो प्रकार की कैटेगरी पड़ी थी, कागमुखी और छाजमुखी। कागमुखी का मतलब क्या होता है? आगे से पतला और पीछे से चौड़ा। और छाजमुखी का आगे से चौड़ा और पीछे से पतला। तो उपनाम सुदर्शनगढ़, महलों का दुर्ग, महलों का दुर्ग। ठीक है, ये लिख दो, इसे महलों का दुर्ग कहते हैं। और एक ये लिख दो, जयपुर का मुकुट, जयपुर का मुकुट। तो उदयपुर का मुकुट कौन है? पढ़ा था हमने, उदयपुर का मुकुट एक छोटा सा किला पड़ा था, सज्जनगढ़। कौन सा है? सज्जनगढ़, जिसे मानसून महल कहा जाता है। ठीक है, तो उपनाम है सुदर्शनगढ़, महलों का दुर्ग और जयपुर का मुकुट। इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण लिखो, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित एक गिरि दुर्ग है। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित एक गिरि दुर्ग है। ठीक है, फिर लिखो विशेषता। ठीक है, विशेषता पहले लिखो, लिखो यहाँ के शासक माधो सिंह द्वितीय, यहाँ के शासक माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 पासवानों के लिए 9 महल बनाए, 9 एक जैसे महल बनाए। तो 9 एक जैसे क्या बना दिए? महल। ठीक है, तो माधो सिंह द्वितीय ने 9 महल बनाए। बताओ भाई, पासवान क्या होता है? दासी नहीं, रानी के साथ में वो तो दासी होती है। हाँ, एज ए प्रेमिका, मतलब रानियों के अंदर एक तो ये मुगल, देखो मेरी बात सुनिए, पासवान जो शब्द हैं ये मुगल कालीन है, क्योंकि अभी मैंने बताया है। अरे दांत नहीं, मुगल कालीन शब्दावली है। मुगलों से इन्होंने सीखा, तो रानियों की अलग अलग कैटेगरी बना दी, पटरानी, पासवान, मुख्य रानी, है ना, दासियाँ, अलग अलग कैटेगरी थी। ठीक है, तो ये सब मुगल कालीन शब्दावली है। तो 9 पासवान के लिए 9 महल बनाए एक जैसे, सभी को खुश करने के लिए। पहले लिखो सूरज प्रकाश, क्या है? खुशहाल प्रकाश, बसंत प्रकाश, जवार प्रकाश, हाँ, ललित प्रकाश, फूल प्रकाश, लक्ष्मी प्रकाश,
आनंद निवास प्रकाश, यहाँ आनंद प्रकाश लिख दो आप, सबके आगे प्रकाश लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। चांद निवास प्रकाश, कितने हुए? 9, 3, 6 और 3 9। तो माधो सिंह ने, ठीक है, 9 महल बना दिए। हैं? हाँ, आगे निवास लगता है। क्या प्रकाश आपने क्या बोला? विलास, किसी के आगे विलास लगा हुआ है, मैंने सिर्फ सिर्फ प्रकाश से लगाया ना। बस आपको नाम याद रखना, आगे वाला टाइटल याद करने के लिए। फर्स्ट ग्रेड वाली परीक्षा दी? पेपर तो देना था, है? पेपर देना चाहिए ना, फॉर्म भरते रहना है आपको, सभी एग्जाम के, सभी परीक्षाओं के फॉर्म भरने हैं। उसमें कोई स्कैन थोड़ी होता है, स्कैनिंग थोड़ी होती है, लिख देना बीएड हो गई पूरी, अप्लाई नहीं होता है। अच्छा, उसमें बीएड का ऑप्शन आता होगा, फर्जी भर देते हैं। बाद में क्या? बाद में कोई सिलेक्शन तो मैं थोड़ी जाना था, वेरिफिकेशन के लिए थोड़ी जाना। हमारे एक साथी ने रनिंग एमए में, है ना, ज्योग्राफी से एमए चल रही थी और उसका सिलेक्शन हो गया। हाँ, रनिंग में तो होता ही है, लेकिन जब आरपीएससी ने बुलाया, रिजल्ट आया, उससे पहले एमए पूरी नहीं हुई, तो उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। और देखो सबसे बड़ी बात देखो आप, और दूसरी वैकेंसी में जब उसकी एमए पूरी होगी तो उसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। कितनी किस्मत खराब। जब एमए चल रही थी, सेकेंड ईयर में था, और आरपीएससी ने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तब तक तो उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो नहीं सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो गया, और सेकंड टाइम में आरपीएससी की वैकेंसी में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो समय कभी भी उसके बाद हो गया। चलो आगे, ठीक है, फिर लिखो, जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवान के लिए रसकपुर महल बनवाया। ये महलों का ही किला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? महलों का किला। और इसको नाहरगढ़ क्यों कहा जाता है? जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवान के लिए रसकपुर महल बनवाया। नार सिंह भूमिया जी, है ना, लिख दो, यहाँ नार सिंह भूमिया जी का मंदिर था। नार सिंह भूमिया जी का मंदिर था, जिसे पुंडरीक विठल विठल के कहने पर उसे चौबुर्ज गढ़ी, एक स्थान है चौबुर्ज या चौबुर्ज गढ़ी नामक स्थान पर है, नार सिंह भूमिया जी का मंदिर है ना यहाँ पे, जिसे पुंडरीक विठल के कहने पर चौबुर्ज गढ़ी नामक स्थान पर बनाया गया। देख लो, और मोस्टली होता क्या है, भूमिया जी का मंदिर खिसकता नहीं है। भूमिया जी के मंदिर जहाँ पे भूमिया जी बैठ गए वहाँ पे खिसकेंगे। तो बहुत बड़ा तांत्रिक था पुंडरीक विठल, उसके कहने पर उसने उसको शिफ्ट करवाया। भूमिया जी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? चौबुर्ज गढ़ी। लेकिन उन्हीं भूमिया जी के नाम पर
इस किले का नाम क्या रखा गया? नाहरगढ़। लिख देना पहली लाइन, इन्हीं के नाम पर इस दुर्ग का नाम नाहरगढ़ रखा गया। क्या हुआ? दुर्ग में बलि किसकी दी? भैंसे की। पहले भैंसे की दी जाती थी, पहले व्यक्ति की दी जाती थी। ये तो मान्यता है। पहले देखो है, हाँ, नाहरगढ़ में पहले मनुष्य की बलि दी जाती थी, ठीक है। फिर इसके उसको समाप्त करने के बाद भैंसे की बलि दी गई, ठीक है। और वर्तमान में भैंसा भी समाप्त है और किसकी दी जाती है? बकरे की। तो ये हो गया आपके कौन सा किला? नाहरगढ़। अब लिख दो अगला, वहां से आ जाते हैं अजमेर। तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ नाम से कितने किले हैं? 2। तारागढ़ दुर्ग, ये तारागढ़ कौन सा है? अजमेर। उपनाम, गढ़ गढ़ बीठली। राजस्थान का हृदय स्थल। अजमेर को और इस किले को भी कहा जाता है ना, और इसको कहा जाता है अरावली का, अरावली के अरमान, अरावली के अरमान, ठीक है। बाकी अजमेर तो है ही। अजय मेरू गढ़। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर। ठीक है, ये लिखो आप। ठीक है, ये हो गया उपनाम। इस किले की स्थिति कहाँ है? ये किला अजमेर में। कहाँ है? अजमेर। अजमेर शहर में, अजमेर शहर में, अजमेर शहर में स्थित है, ठीक है। कौन सी पहाड़ी पे? कौन सी पहाड़ी पे? बीठली पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी पे? बीठली। तो लिखो। एक उसमें जयगढ़ में लिख देना ना, चील की टीला, चील का टीला। पहाड़ी का नाम क्या है? जयगढ़ के अंदर लिख दो। जयगढ़ के अंदर स्टार्टिंग से लिखा था ना, ये चील का टीला पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ का किला जो है, चील का टीला, ईगल पहाड़ी, चील का टीला। हिंदी में लिख देना ईगल की पहाड़ी या ईगल पहाड़ी। ये वर्तमान में नाम मिलता है किताबों के अंदर, चील का टीला। हाँ, ईगल, गरुड़ पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ है ना, नाहरगढ़ में नहीं लिखना है, जयगढ़ में लिखना। और आमेर का किला कौन सी पहाड़ी पे था? काली खो। कौन सी थी? काली खो। ठीक है, तो स्थिति लिख दो। अजमेर में स्थित, अजमेर में स्थित बीठली पहाड़ी पर, अजमेर में स्थित बीठली पहाड़ी पर स्थित, अजमेर में स्थित बीठली पहाड़ी पर, अजमेर में बीठली पहाड़ी पर स्थित एक गिरि दुर्ग है, एक गिरि दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। ठीक है, अगला लिख दो। निर्माण या निर्माण या निर्माता कौन?
ठीक है। तो 1113 ईस्वी में इसका निर्माण, हाँ, इसका निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया। तो अजमेर का राजा कौन? अजय राज चौहान। अजमेर में कौन से राजवंश का शासन था? चौहान, है ना। अजय राज चौहान द्वारा करवाया गया। कुछ किताबों में आपको नाम मिलेगा अजय पाल। क्या मिलेगा? अजय पाल। कि अजय पाल ने करवाया। लेकिन आपको ये याद करना है, जब अजमेर शहर की स्थापना हुई 1113 में, ठीक है, एक साइड में अजमेर शहर बना और एक साइड में किला बना, ठीक है। जिस प्रकार जोधपुर बना, जोधपुर शहर की स्थापना हुई 12 मई 1459 और किले की शुरुआत हुई। तो ये है। पहले जोधपुर वाले कहाँ रहते थे? मंडोर में। कहाँ रहते थे? मंडोर में। यानी जोधपुर पूरा मंडोर साइड में बसा हुआ था, वहीं रहते थे। लेकिन जब किला इधर बन गया चिड़िया टूक पहाड़ी पे, ठीक है, उसके आस पास में फिर शहर बसा। तो अजमेर शहर को बसाया 1113 ईस्वी में। दो प्रश्न याद करने, अजय राज चौहान द्वारा, और साथ में किला बनवाना क्या किया? शुरू। तो अजमेर के किले का निर्माण किसने किया? अजय राज चौहान, 1113 ईस्वी में, ठीक है। तो अजय राज चौहान द्वारा इसका निर्माण किया गया। नोट डाल के लिख दो इसी के नीचे, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा के अनुसार इसका निर्माता अजय पाल था। हरविलास शारदा के अनुसार इसका निर्माता कौन सा था? अजय पाल। इसका निर्माता कौन? अजय पाल, ठीक है। ये हो गया अजमेर की सामान्य बातें। अब देखो विशेषताएं लिखो। एक तो इसमें इस किले को कहा जाता है गढ़ बीठली। क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली के अंदर दो फैक्ट मिलते हैं। इस किले को गढ़ बीठली क्यों कहा जाता है? देखो, ठीक है। पहला तो हमने लिखा है क्या? बीठली पहाड़ी है। क्या है? तो आप लिखना है बीठली पहाड़ी के कारण। देख लेना पहले, है ना, बाद में लिख देना। और दूसरा, यहाँ पे विठलनाथ, शाहजहाँ के समय विठलनाथ, है ना, यहाँ किले का गवर्नर था। क्या था? गवर्नर था। इस कारण इसको क्या कहा जाता है? गढ़ बीठली। और यहाँ पे शहीद हो गया था शाहजहाँ के समय विठलनाथ। यहाँ के क्या थे? गवर्नर थे, किलेदार थे, है ना। क्लियर? क्योंकि शाहजहाँ तो खुद तो संभाल नहीं सकता, तो गवर्नर को दे रखा था, किलेदार को दे रखा था। तो मैनेजमेंट कौन करता था? विठलनाथ। 1664 की बात है। तो यहाँ का मैनेजमेंट विठलनाथ करता था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? गढ़ बीठली। गढ़ बीठली। इसको तारागढ़ क्यों कहा जाता है? पत्नी के नाम पर। किसकी पत्नी? मालदेव की पत्नी। ईश्वर ऐसे कैसे बोल रहा है? पृथ्वीराज। किसकी है? पृथ्वीराज। कौन सा? पृथ्वीराज कौन सा? कौन सा पृथ्वी? कौन सा है? कौन पृथ्वीराज है? मेवाड़ का पृथ्वीराज। कहाँ का है? रायमल का बेटा। किसका बेटा? रायमल का बेटा, जिसको कहा जाता है उड़ना पृथ्वीराज। क्या कहा जाता है? उड़ना पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार। उसने 1505 में अपनी रानी के लिए महल बनाए थे। रानी का नाम था तारा। क्या नाम था? तारा। तो अपनी रानी, देखो ये मेवाड़ के अंडर में रहा था किला, ध्यान रखना। किसके अंडर में? हाँ, मेवाड़ के अंडर में ये किला रहा था। तो मेवाड़ के राजकुमार, उस समय राजकुमार था,
पृथ्वीराज, जिसको उड़ना पृथ्वीराज कहा जाता है, रायमल का बेटा था, उसने अपनी रानी तारा के लिए यहाँ पे महल बनवाए थे। 1505 की बात है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तारागढ़। क्या नाम हो गया? तारागढ़। तो लिखो किसका? ये अलग अलग नाम बदलते गए हैं, यानी इसको अलग अलग कहा जाता है। ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, इस टाइम पीरियड में इसका ये नाम था, ये अलग अलग नाम है बस। लिखो, मेवाड़ के पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के लिए 1505 ईस्वी में यहाँ महल बनाए थे। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? तारागढ़। लिखो ये बात। उड़ना पृथ्वीराज कहा जाता है, इसको ध्यान रखना। इस पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है? उड़ना पृथ्वीराज, ब्रैकेट में लिख देना। बहुत फुर्तीला होने के कारण इसको उड़ना पृथ्वीराज कहा जाता है, तेज गति से काम करता था। उड़ना राजकुमार, उड़ना पृथ्वीराज। तो मेवाड़ के पृथ्वीराज ने अपनी रानी तारा के लिए 1505 में यह महल बनवाए थे, इसलिए इसका नाम क्या था? तारागढ़। गढ़ बीटली हो गया, तारागढ़ हो गया है। सांगा का भाई, रायमल का बेटा। ठीक है, लिख दिया, छाप दिया। हाँ, जोधपुर में एक सर थे, वो ऐसे बोलते थे, छाप दिया के छोरो, छाप दिया रे। ठीक है। एक बार आरपीएससी ने प्रश्न पूछा कि पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में तराइन के युद्ध हुए थे? मोहम्मद गोरी। ऑप्शन में क्या थे? मोहम्मद गोरी भी था और मोहम्मद गोरी भी था। अब बताओ उत्तर क्या सही होगा? मोहम्मद होगा या मोहम्मद होगा? मोहम्मद गोरी। क्या था? मोहम्मद गोरी। हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद साहब एक ही। चलो आगे देखो। पैगंबर मोहम्मद। तारागढ़ हो गया, गढ़ बीटली हो गया। इसको कहा जाता है जिब्राल्टर। क्या कहा जाता है? जिब्राल्टर। बताओ भी किसने कहा? पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर, इसको किसने बोला? विलियम बेंटिंग ने। लिखो, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने इसे देखकर दूसरा जिब्राल्टर कहा। ठीक है, विलियम बेंटिंग ने इसको जिब्राल्टर, तमिलनाडु के अंदर है जिब्राल्टर। ठीक है, अगला लिख दो। और क्या क्या नाम है? हो गया सब? हाँ, और विशेषताओं में लिखो। यहाँ ये प्रश्न भी आया हुआ है, यहाँ प्रमुख 14 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 14 बुर्ज। आज समझ तो गए हैं ना? नए विद्यार्थी देख लो, किले की जो दीवार होती थी, ठीक है, तो दीवार की रक्षा करने के लिए जगह जगह पे, हाँ, ये जरों के टाइप होते थे, जहाँ से निगरानी रखी जाती थी। क्या रखी जाती थी? हाँ, शत्रु सेना का निगरानी रखी जाती थी, और यहाँ से तोप का मुंह बाहर निकाला जाता था, बंदूक छोड़ने के लिए भी काम आती थी। तो इसको क्या बोलते हैं?
बुर्ज, क्या बोलते हैं, बुर्ज। तो यहाँ की कितनी बुर्ज है प्रमुख, 14। कुछ के नाम लिखो। घूंघट बुर्ज, गुगरी बुर्ज, ये क्या हुआ, घूंघट गुगरी, घूंघट गुगरी, फूटी बुर्ज, ठीक है, फतेह बुर्ज, ठीक है, इमली बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज, ये नाम लिख दो। घूंघट बुर्ज, गुगरी बुर्ज, फुटी बुर्ज, फतेह बुर्ज, इमली बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज। इसमें क्या होता है, प्रश्न आता है साथ में, 2 बार देख लिया मैंने प्रश्न, ये ऐसे नाम आएंगे। घूंघट, ये बुर्ज हटा देंगे या साथ में भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। घूंघट गुगरी फूटी फतेह, ये क्या है, ये क्या है। अगर फिर आपको लाइनों में पूछा जाएगा कि अजमेर के तारागढ़ में स्थित बुर्ज, बुर्ज के नाम है, तो बस आपको ये 3-4 बार पढ़ना है, नाम याद करना है कि भाई ये बुर्ज के नाम है, क्या है प्रश्न कैसे भी। और अब देख लो, अब आपको तैयारी और ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी अब तो। पहले कहते थे ना आप आसान आसान ऊपर ऊपर से पढ़ा दो। फर्स्ट ग्रेड का पेपर देख लो आप, फर्स्ट पेपर है ना, 40% नहीं बनने लोगों के जिनका सब्जेक्ट स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है, कि भाई सब्जेक्ट से हम मेरिट ले आएंगे, लेकिन फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं हो रहा है। हाँ, यूपीएससी पैटर्न कर दिया पूरा इसने। और वास्तव में मुझे तो ऐसी उम्मीद थी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर तो ऐसा ही होना चाहिए, लेवल सब्जेक्ट का भी हार्ड हो जाना चाहिए, है ना। सब्जेक्ट का भी बहुत, एक बार पॉलिटी का प्रश्न आया था, सब राजस्थान के राज्यपाल के नाम 2013 का, 13,098 वैकेंसी थी ना फर्स्ट ग्रेड की, लगभग पॉलिटी की 2,000 पोस्टें थी, तो बहुत इजी प्रश्न आ गए हैं। हाँ 13 वाली वैकेंसी थी, सॉरी 15 वाली वैकेंसी, हाँ 2015 वाली वैकेंसी में बहुत इजी प्रश्न पूछ। लेकिन अब आरपीएससी कोई इजी प्रश्न नहीं पूछती ना, आरपीएससी टाइम देती है टाइम बढ़ाती है। तो जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, पुराने विद्यार्थी जो खपे हुए लगातार पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदा है। तो आपको कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, आसपास की सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और तभी मज़ा आएगा, है ना। और जो विद्यार्थी पढ़ के गए हैं, लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनका ही सिलेक्शन होगा। मतलब एक वो तो देंगे थोड़ा, आगे लिखो, इसमें लिखो विशेषता में, और लिखो तारागढ़ के अंदर, ठीक है। शाहजहाँ के पुत्र, इसमें लिखो अगला विशेषताओं में, अगला लिखो शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह, सबसे बड़ा बेटा। शाहजहाँ के पुत्र दारा शिकोह का जन्म, दारा शिकोह का जन्म इस दुर्ग में हुआ था, ठीक है। शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म इस किले में हुआ था। ध्यान रखना भाई, जिसको कहा जाता है दूसरा अकबर, क्या कहा जाता है, किसने कहा था, इतिहासकार लैनपुल, वेरी गुड। इतिहासकार लैनपुल ने इसे क्या बोला था, दूसरा अकबर। क्या बोला था, दूसरा अकबर। क्यों कि अगर ये तो औरंगजेब की भेंट चढ़ गया, औरंगजेब ने इस अपने बड़े भाई को मार दिया, बाकी बहुत अच्छा व्यक्ति था, इसका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, और अगर भारत का राजा बनता, बादशाह बनता, तो भारत की स्थितियां और कुछ अलग होती। लेकिन राजा कौन बना, औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब राजा बन गया। तो दारा शिकोह का जन्म इस किले के अंदर हुआ था, जिसको इतिहासकार लैनपुल ने दूसरा अकबर कहा है। क्या बोला था, दूसरा अकबर। अगला लिख दो, या है इतिहासकार लैनपुल, लैनपुल है ना, इतिहासकार लैनपुल ने इसे क्या बोला है, दूसरा अकबर।
ठीक है, देखो लिखने से डरना मत आप, है ना। आसपास की अगर आपको चीज़ें याद नहीं होती तो बार बार लिखो भली। ये लैन पुल जैसे रेणुका को याद था तो नहीं है, तो वापस लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ समय बाद इतिहास को भूल जाओगे, लेकिन लिखी हुई चीज़ वापस अगर आप रीड करोगे तो आपको वापस याद आ जाएगी। इतिहास ऐसी चीज़ है, आप भूल जाओगे नो डाउट, लेकिन जब वापस रजिस्टर को देखोगे वापस याद आ जाएगा, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। इसमें उमादेव भटियाणी, उमादेव भटियाणी जो किसकी पत्नी थी? मालदेव। रूठी रानी के महल हैं, तो लिखो रूठी रानी, रूठी रानी महल, रूठी रानी महल लिखो, लिखो। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री व मारवाड़ के मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी, जिसे क्या कहा जाता है इतिहास में? रूठी रानी, है ना। और इसका नाम क्या है? उमादेव। क्या नाम है? उमादेव। भाटी राजपूत होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? उमादेव भटियाणी, उमादेव भटियाणी, क्योंकि जैसलमेर की भाटी थी, ठीक है। तो दारा शिकोह का जन्म इसमें हुआ था। रूठी रानी का महल है, यानी जिसको उमादेव भटियाणी कहा जाता है, और ये उमादेव भटियाणी जैसलमेर के लूणकरण की बेटी और मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी। बीकानेर में भी हुए थे, जैसलमेर में भी हुए थे, बारात हुए थे, फिर है ना गलत फहमियाँ, अलग अलग दंत कथाएं मिलती है ना। ऐसे कहा जाता है कि मालदेव के अवैध संबंध थे दासी के साथ में, तो उन्होंने देख लिया तो वो नाराज हो गई, हमेशा के लिए रूठ गई, हमेशा के लिए रूठ गई, और कहाँ शिफ्ट हो गई? तारागढ़ में, ठीक है। तो ये आपके कौन सा किला है? तारागढ़। कौन सा किला है? तारागढ़, ठीक है। अगला लिख दो तारागढ़, वहाँ अजमेर इसमें और एक किला है, मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? अजमेर के अंदर एक और किला है, कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। कहाँ है? अजमेर। उपनाम अकबर का दुर्ग, ठीक है। शस्त्रागार, ये किला पढ़ लेते हैं, 5-7 मिनट का है। मैगजीन का किला, यहाँ शस्त्रागार, यहाँ पे शस्त्रागार है वर्तमान में। उपनाम हो गया, स्थिति लिखो, अजमेर शहर में स्थित एक गिरि दुर्ग है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से किस टाइप के, किस कैटेगरी के किले हैं? गिरि दुर्ग। सबसे बढ़िया किले कौन से माने जाते हैं? सैन्य दुर्ग। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार। किसके अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार सबसे बढ़िया किला कौन सा है? सबसे ज़्यादा भारत में किले कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। सेकंड नंबर मध्य प्रदेश, और हम कौन से नंबर पे हैं? तीसरे। राजस्थान में सर्वाधिक किले कौन से क्षेत्र में हैं? मेवाड़ में। मेवाड़ में सबसे ज़्यादा किले किसने बनाए? राणा कुंभा ने। कितने बनाए? 32। कितने बनाए? टोटल कितने किले माने जाते हैं? 84। कितने हैं? 84। और मारवाड़ में सबसे ज़्यादा किले किसने बनाए? मालदेव। किसने बनाए? मालदेव। तो अजमेर शहर में स्थित एक किला ये गिरि दुर्ग है। अब लिखो इसका निर्माण, ठीक है। मुगल बादशाह अकबर
द्वारा 1570-73 के मध्य बनाए गए। ठीक है, 1570 और 73 के बीच में इसको बनाया गया। एक बार ऑप्शन के अंदर अकबर की जगह इंग्लिश में, इंग्लिश के वर्जन से उन्होंने क्या दे दिया, हिंदी में अखबार, क्या दे दिया। हाँ। कोई प्रश्न था, मुगल बादशाहों के चारों के नाम थे, ठीक है, और उसमें अकबर की जगह क्या दे दिया, अखबार, क्योंकि AKBER, तो उन्होंने ट्रांसलेट की हिंदी में, तो क्या हो गया, अखबार। क्या हो गया कि कौन सा उत्तर सही है, अखबार। फिर वो प्रश्न डिलीट हुआ था, है ना, हालांकि हिंदी सही मानी जाती है, लेकिन तो भी उस समय डिलीट किया गया था। मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1570 और 73 के बीच में इस किले को बनवाया गया। लिखो, अबुल फजल के अनुसार, अबुल फजल के अनुसार यहां पहले दुर्ग था, यहां पहले दुर्ग था। अबुल फजल ये कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी पहले क्या था, एक किला था, उसके ऊपर इसने बनाया है। अबुल फजल के अनुसार यहाँ पे एक पहले क्या था, किला। और एक फैक्ट और लिखो, कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण अकबर ने, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। ठीक है, अब लिखो विशेषताएं। पहली विशेषता लिखो, पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली में निर्मित दुर्ग। पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली, है ना, पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली में निर्मित दुर्ग। पूर्ण रूप से इस्लामिक शैली में निर्मित दुर्ग, ध्यान रखना, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर ने बनाया तो पूरा इस्लामिक शैली में बना हुआ है। अगली विशेषता लिखो, ठीक है, लिखो, जब भी अकबर अजमेर आता था, जब भी अकबर अजमेर आता था तो इस दुर्ग में ठहरा करता था। ठीक है, तो अकबर अजमेर आता था तो यहाँ इस किले में ठहरता था। तो अकबर अजमेर कितनी बार आया, 14 बार। कितनी बार आया था, 14 बार। ध्यान रखना, क्यों आता था, हाँ, क्यों, दरगाह में दर्शन करने क्यों आता था। एक तो अकबर के बेटा नहीं था, बेटे की प्राप्ति के लिए आता था, या मनोकामना के लिए, और जब भी अकबर बड़ी विजय हासिल करता था तो यहाँ जरूर आता था, है ना। हाँ, जियारत करने, यहाँ यात्रा करने को क्या कहा जाता है, जियारत करना, है ना। और अकबर के बेटे का जन्म फिर किसके आशीर्वाद से हुआ, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, है ना, जो कहाँ, जिनका खानका कहाँ था, फतेहपुर सीकरी में। कहाँ था, फतेहपुर। हाँ, उन्हीं के आशीर्वाद से बेटा हुआ, और अपने बेटे का नाम ही क्या रखा, सलीम। क्या रखा, सलीम। बाद में इसको जहांगीर की उपाधि दी गई। अगला लिखो, अकबर के पुत्र दानियाल, अकबर के पुत्र दानियाल का जन्म यहीं हुआ था। नेक्स्ट, अकबर के पुत्र दानियाल, अकबर के पुत्र दानियाल का जन्म यहीं हुआ था। अकबर। अगला लिखो, हल्दी घाटी,
हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति, योजना कहाँ बनी थी? मांडलगढ़ में। कहाँ बनी थी? मांडलगढ़ में। और रणनीति कहाँ बनी थी? हाँ, मानसिंह को सेनापति यहीं बनाया था। मानसिंह को सेनापति अपॉइंट किया था ना, कि मुगल काल का नेतृत्व कौन करेंगे? मानसिंह। कौन करेंगे? तो इसी में इनको सेनापति बना के भेजा गया था। है? हाँ हाँ, रूठ गए थे, रूठेंगे ही। ठीक है, तो लिखो हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में बनी थी। अगर आपको हल्दीघाटी युद्ध को पढ़ना है ना, तो 12वीं की पुरानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, ये जो चल रही है ना एनसीईआरटी की, इससे पहले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब चलती थी 4 साल पहले, पूरी डिटेल लिखी हुई है ना। हल्दीघाटी युद्ध बहुत अथाह वर्णन किया गया है, सब फैक्ट आपको वहाँ मिल जाएंगे। हल्दीघाटी युद्ध का, दिवेर के युद्ध का, महाराणा प्रताप अलग से चैप्टर दे रखा है उसमें। पुरानी बहुत अच्छी किताब है, माध्यमिक शिक्षा वाली बोर्ड की किताब थी ना, ये भी कोई बुरी किताब नहीं है। अगला लिखो। तो हल्दीघाटी युद्ध की योजना या सॉरी रणनीति कौन सी दुर्ग में बनी थी? मैगजीन किले में। लिखो, मुगल काल में यह दुर्ग शस्त्रागार, मुगल काल में यह दुर्ग शस्त्रागार के रूप में, शस्त्रागार के रूप में काम में आता था। यहाँ पे शस्त्र रखे जाते थे, फिर अंग्रेजों ने भी शस्त्र रखे। ठीक है, मुगल कालीन शस्त्रागार था, यहाँ पे अस्त्र शस्त्र यहीं रखते थे। अगला लिखो, इसका मुख्य प्रवेश द्वार जहांगीरी दरवाजा है। मैगजीन किले का प्रवेश द्वार का नाम क्या है? जहांगीरी दरवाजा। और आरपीएससी का एक फेवरेट प्रश्न है, जहांगीर के महल कहाँ हैं? जहांगीर के महल पुष्कर कहाँ हैं? अगर आपको ऑप्शन में पुष्कर नहीं मिलता है तो अजमेर। न जाने कितनी बार प्रश्न पूछ लिया आरपीएससी ने कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ हैं, तो पुष्कर कहाँ है? पुष्कर। अगर आपको पुष्कर ऑप्शन में नहीं है तो अजमेर। तो जहांगीरी दरवाजा इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? जहांगीरी दरवाजा। और आपको पता है जब अंग्रेज भारत में आए, हाँ, सर टॉमस रो अंग्रेज जब भारत में आए तो अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति ऑफिशियली नहीं थी, है ना। ऑफिशियली उनको व्यापार करने की अनुमति मुगल बादशाह से लेनी, क्योंकि उस समय भारत के ऑल एंड सॉल बादशाह हुआ करते थे। तो अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो यहाँ पर आया, और यहाँ पे उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर। 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से यहाँ मुलाकात करता है, और जहांगीर उसको भारत में व्यापार करने की क्या देता है? अनुमति। ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा फैक्ट है इतिहास का। अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति किसने दी? जहांगीर ने। किसने दी थी? ऑफिशियल अनुमति किसने दी थी? किसको दी थी? सर टॉमस रो। सर टॉमस किसका दूत था? जेम्स प्रथम, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत था। और कौन से किले में अनुमति मिली? मैगजीन किले। उस समय जहांगीर कहाँ बैठा था? मैगजीन किले में। तो लिखो, 10 जनवरी 1616 को इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत, जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रोता हुआ आया। सर टॉमस रो इस दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात करता है।
इस दुर्ग में जहांगीर से मुलाकात करता है, ठीक है, तथा तथा व्यापार की अनुमति मिलती है, तथा व्यापार की अनुमति मिलती है। तो उसे व्यापार करने की क्या मिलती है? अनुमति, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब आप बाहर आ जाओ इससे, एक लास्ट फैक्ट लिख दो इस किले का। वर्तमान में ये किला जो है वो संग्रहालय है, क्या है? म्यूजियम। तो लिखो आप अगला, संग्रहालय या म्यूजियम। ठीक है, संग्रहालय या म्यूजियम। संग्रहालय या म्यूजियम, अगला विशेषता की तरह ऐसा अगला लिखो, लिखो संग्रहालय या म्यूजियम। लिखो वर्तमान में, वर्तमान में मत, पहले मत लिखो, पहले ये लिखो संग्रहालय या म्यूजियम, उसके आगे लिखो 1908 में अंग्रेज़ों ने, 1908 में अंग्रेज़ों ने इसे संग्रहालय बना दिया। 1908 में इसे क्या बना दिया? संग्रहालय, म्यूजियम। ठीक है, लिखो कॉलिन, है ना, क्या नाम उसका, अरे उसको क्या बोलते हैं, एजीजी। लिखो एजीजी कॉलिन ने इसका उद्घाटन किया, एजीजी कॉलिन ने इसका उद्घाटन किया। एजीजी कॉलिन ने, एजीजी है ना, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, पूरे भारत का क्या होता था? पूरे भारत का क्या होता था? गवर्नर जनरल। क्या होता था? और उसके नीचे क्या होता था? एजीजी। और उसके नीचे क्या होता था? जी, गवर्नर। क्या होता था? गवर्नर। पूरे भारत का जो मैनेजमेंट करने वाला अंग्रेज अधिकारी उसको बोलते थे जीजी, यानी गवर्नर जनरल। और हर स्टेट का एजीजी होता था। तो राजस्थान में कौन होगा? एजीजी। राजस्थान में कौन होगा? क्या राजस्थान स्टेट था? नहीं, राजस्थान में रियासतें थी। क्या थी? लेकिन राजपूताना रियासतों के ऊपर हेड कौन था? एजीजी। कौन था? एजीजी। और उसके नीचे हर छोटी छोटी रियासत में क्या होता था? मारवाड़ का अलग, मेवाड़ का अलग, कोटा का अलग, जयपुर का अलग, बीकानेर का अलग, भरतपुर का अलग, इस टाइप से। ठीक है, लिखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा को पहला डिक्टेटर बनाया गया, यानी डायरेक्टर बनाया गया। इस म्यूजियम का पहला डायरेक्टर किसको बनाया गया? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को, GH ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा को इस म्यूजियम का पहला क्या बनाया गया? डायरेक्टर। अब इस म्यूजियम में क्या क्या पड़ा है तो लिखो, लिखो इस म्यूजियम में हरिकेली नाटक के अंश, हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ है ना, इस संग्रहालय में हरिकेली नाटक के अंश पड़े हैं। हरिकेली नाटक के अंश, ठीक है, सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रह, क्या ललित विग्रह राज, सोमदेव द्वारा रचित ललित विग्रह, कौमा सिक्के, मूर्तियाँ, ठीक है,
औजार, मृद भांड, ठीक है, मिट्टी के अवशेष, स्थित हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें इस संग्रहालय में पड़ी हैं। आप देख सकते हो, जाने के लिए जाओ तो वहाँ पे देख के आ सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये बंद करना।